है वीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, कोशिश तो ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, लगी हो आग तो बस आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रक्त का वो टॉपिक जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारे जब शरीर में चोट लगने के बाद में जो रुधिर का थक्का बनता है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। सिर्फ हमारी आज की क्लास इसी टॉपिक पर होगी और इसे हम जड़ से ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मटेरियल क्या क्या पाया जाता है। जब हमारे ब्लड का थक्का बनता है यानी जब क्लॉटिंग होती है तब उसमें जो है कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, कौन कौन सा प्रयोग होते हैं, हमारे शरीर के तत्व कौन कौन से। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे रुधिराणु जो होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो थ्रम्बोसाइट कहते हैं उसे प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रम्बोसाइट, जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। जो है 3 प्रकार के हमारे शरीर में रुधिराणु पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है RBCS, नंबर 2 पर WBCS जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और RBCS को रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स कहते हैं, उसे कहते हैं लाल रक्त कणिका। और जो है थ्रम्बोसाइट जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स बिम्बाणु हिंदी में, उससे वो जो है रुधिराण ये हैं इस प्रकार के। अब हम देखते हैं कि जो ये हमारे यूज में होते हैं ब्लड की क्लोटिंग में थ्रम्बोसाइट यूज होता है यानी प्लेटलेट्स यूज होता है। उसके बावजूद ये प्रोटीन होते हैं यूज, जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्राम्बिन है। ये 2 प्रकार के प्रोटीन हैं जो यूज होते हैं ब्लड की क्लोटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में। तीसरा है हमारे पास तत्व जो है तो कैल्शियम है। ये बहुत पूछा जाता है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा आयन या कौन सा तत्व या कौन सा धातु उपयोग में लाया जाता है, तो वहाँ पर कैल्शियम आयन होता है। और कैल्शियम आयन पर 2 यहाँ पर प्लस में लगे होते हैं, इतना आप ध्यान कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं विटामिन। इसमें यह भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, कौन सी विटामिन। तो यहाँ पर हमें दिए होंगे कई, 3 और दिए होंगे और चौथा यहाँ पर छिपाया होगा, वो हमें ढूंढना होगा और उसे हम जो है विटामिन के को ढूंढ कर वहीं पर टिक कर देना होगा। अब हम देखते हैं कि ये सब काम करते हैं रक्त का थक्का जमाने में, ये अंदर हो या बाहर हो। ये अंदर भी जमा देंगे लेकिन उसका एक दुश्मन बैठा होता है, वो अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं जमाने देता है। वो कौन होता है? ये तो सब जमाने पर लगे होते हैं कि हाँ रक्त का थक्का जमा दो, रक्त का थक्का जमा दो अंदर, लेकिन भैया एक होता है दुश्मन। कहते हैं ना एक बिहारी सब पर भारी, तो हम तो यूपी वाले हैं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं सपोर्ट। तो उसमें क्या होता है, एक हिपैरिन होता है जिसका निर्माण होता है यकृत में, हमारे लीवर में होता है। वो कहता है कि हम जब तक वायु नहीं पाएंगे तब तक हम जमाने नहीं देंगे, क्योंकि ये वायु जब पाता है, जब ये हवा पा जाता है तब ये मर जाता है और ये सब रुधिर को जमा देते हैं। अब हम बात करते हैं जो है कारक तो बहुत हैं, कारक 13 हैं, लेकिन उसमें से इन्हीं से बनते रहते हैं, उनकी हम बात करेंगे अब, क्योंकि सिर्फ इतना पढ़ने से कुछ नहीं काम चलेगा। वहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कौन से कारक हैं, कैसे कार्य करते हैं, किसमें बदलते हैं, कौन सा कारक किसमें टूटकर बदलता है और क्या क्या वहाँ पर मिलता है, तब जाकर के रक्त का थक्का बनता है, ब्लड की क्लोटिंग होती है। अब हम उस टॉपिक पर चलते हैं। अब हम देखते हैं जो है कैसे ये क्रिया चलती है, रक्त का थक्का बनाने में कैसे ये क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो टाइम होता है तो 2 या 8 मिनट के बीच में हमारे रक्त का थक्का बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। 2 या 8 मिनट में थक्का बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन जब पपड़ी वो पड़ती है वो 8 घंटे लगभग लग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, वहाँ पर पूछेगा अगर काली पपड़ी कितनी देर में पड़ती है तो लगभग 8 या 10 घंटे, और अगर वहाँ पर पूछता है कि रक्त का थक्का कितनी देर में बन सकता है तो 2 से 8 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, रुक जाता है रुधिर बहना, ठीक है। अब देखते हैं जो थ्रम्बोसाइट था हमारा प्लेटलेट्स था, जब वो वायु के संपर्क में आता है, जब वो वायु के हवा के संपर्क में आता है
तब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। जब तक ये थ्रोम्बोसाइट था, केवल थ्रोम्बोसाइट था, तब तक ये थक्का बनाने में कामयाब नहीं था। ये निष्क्रिय था, तैयार नहीं था, इनएक्टिव था, एक्टिव नहीं था। जैसे ही इसको हवा मिल गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर दिया और जो है ये सक्रिय हो गया। अब सक्रिय होने के बाद में थ्रोम्बोसाइट को क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम आयन चाहिए इसको, तो कैल्शियम आयन इसको मिल गया और प्रोथ्राम्बिन मिल गया। तब इसने क्या निर्माण कर दिया? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन निर्माण होने के बाद में जब थ्रोम्बिन और प्लस फाइब्रिनोजेन मिलता है, तब वो फाइब्रिन का निर्माण करता है। और फाइब्रिन की संरचना कुछ ऐसी होती है जैसे कि जालीनुमा। जालीनुमा संरचना होने के कारण ही जब जहाँ घाव होता है, जहाँ हमारे शरीर में घाव होता है, चोट लगती है, तो वहाँ पर जाली जैसे बन जाती है। किसकी? फाइब्रिन की। जब फाइब्रिन की जाली बन जाती है, तब उसमें जितने से रुधिराण होते हैं, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये सभी फंस जाते हैं उसमें। और फंस जाते हैं तब वो बाहर ब्लड नहीं निकल पाता और अंदर ही रह जाता है। जैसे आप माने कि नाली में पानी बह रहा है और वहाँ पर अगर हम वहाँ ऐसे ऐसे लकड़ी डाल दें, सीधी सीधी लकड़ी जाली के आकार में डाल दें, तो क्या पानी बाहर निकल पाएगा? थोड़ा थोड़ा निकलेगा। जब उसमें थोड़ा सा कचड़ा लग जाएगा, थोड़ा सा कूड़ा करकट लग जाएगा, तब आगे पानी नहीं जा पाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी है, जब इसमें जाली लग जाती है तब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सभी फंस जाती हैं और जो है रक्त का थक्का बन जाता है। अब एक बीमारी है हीमोफीलिया, और ये वंशानुगत बीमारी है। ये इंग्लैंड के राजवंश में पाई जाती है और जो है इस बीमारी में खास बात तो ये है 21 घंटे तक ब्लड बंद ही नहीं होता। अगर चोट किसी के लग गई, अगर हीमोफीलिया उसके बीमारी है, तो 21 घंटे तक ब्लड बंद ही नहीं होगा। तो अगर उचित इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा बेचारा। तो हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है, जो है माता पिता के द्वारा उसको ब्लड मिलता रहता है, इसी प्रकार से होता है। क्योंकि ब्लड का वंशानुगत ही होता है। अगर जो है पिता का ब्लड ग्रुप और माता का ब्लड ग्रुप और आने वाली संतान में ब्लड ग्रुप सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर पिता का ए ब्लड ग्रुप है और माता का बी है, माँ का बी है, तो उसमें ए होगा या ओ होगा या बी होगा या ओ होगा, इस तरीके से चलता रहता है। उसकी हम अलग से बात करेंगे अभी। तो इतना मैंने बता दिया। और इसमें अगर हम डिटेल से जानें तो इस प्रकार से होता है कि मान लो हमारे चोट लग गई, अब प्लेटलेट्स को तो पता है कि चोट लग गई है, तो वहाँ पर कुछ किया जाए ताकि जो है ब्लड रुक पाए। तो क्या करता है? वायु के संपर्क में आते ही वो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलने के बाद में उसमें कोई तत्व नहीं रह जाता, उसमें इतनी एनर्जी नहीं रह जाती कि वो उसको जमा सके। तब वो किसका सहारा लेता है? कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन का सहारा लेने के बाद में क्या कहता है? प्रोथ्राम्बिन से कहता है चच्चा वहाँ पर कट गया, चलो उसको रोका जाए, बंद कर दिया जाए। अब क्या कहता है? प्रोथ्राम्बिन अकेले इसका औकात नहीं है इसकी करने की, तो दोनों निर्माण करके दोनों बनकर क्या तैयार होते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन बनकर तैयार होते हैं, दोनों मिलकर तैयार होते हैं, तभी वो नहीं बना पाते हैं, तब वो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन से साझा करते हैं और फाइब्रिन का निर्माण कर देते हैं। जब फाइब्रिन का निर्माण कर देते हैं तब वो एक्टिव हो जाता है। तब कहता है हाँ अब चल हम बंद करते हैं। तब वो जाली लगा देता है और जितने भी रुधिराण होते हैं, जितने भी कार्पल्स होते हैं, वो सभी आकर उसी में फंस जाते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। अब वहाँ पर एक मुश्किल बात तो ये है, जो हिपैरिन है और इसका निर्माण होता है हमारे लीवर में। हिपैरिन का निर्माण हमारे लीवर में होता है और फाइब्रिनोजेन का भी निर्माण लीवर में होता है और जो है प्रोथ्रोम्बिन का भी निर्माण लीवर में होता है। इनका दो का काम है रक्त का थक्का जमा दें। जहाँ भी हवा पाएंगे तहाँ वो रक्त का थक्का जमा देंगे। डॉक्टर लोग देखते हैं ना, डॉक्टर लोग जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें जितनी भी हवा होगी तो ठोक ठोक करके वो हवा पूरी निकाल देंगे। जितनी भी वायु होगी अंदर वो सब निकाल देंगे। अगर वो वायु चली गई अंदर, वायु के साथ साथ थोड़ी दवा भी निकाल देते हैं ताकि थोड़ी भी वायु उसमें ना आ पाए। अगर वायु आ गई और लगा दिया यहाँ पर कहीं लगा दिया
तो वहाँ पर सूजन हो जाएगी, मांस एकदम टाइट हो जाएगा। यहाँ पर लगने से व्यक्ति मरेगा तो नहीं, मरेगा नहीं। अगर कहीं मस्तिष्क में जम जाता है तो वहाँ पर सूक्ष्म वाहिकाएं पाई जाती हैं, छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में कहीं ब्लड की क्लोटिंग हो गई तो वहाँ पर 100% मरने के चांस हैं, व्यक्ति मर जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर सूजन ना हो, मांस टाइट ना हो, तो इसीलिए वो ठोंक करके खूब इंजेक्शन को हवा निकाल देते हैं, थोड़ी दवा भी निकाल देते हैं। आपने शायद नोटिस किया हो कभी, इंजेक्शन तो आपके शायद लगा होगा ही, इतने छोटे पर से लगता है इंजेक्शन। तो वो हवा निकाल देते हैं, और हवा निकालने के बाद में अगर थोड़ी भी हवा रह जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, मांस एकदम से फूल जाता है और टाइट हो जाता है। तब क्या कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या कर दिया, कैसे लगाया इंजेक्शन जो है, हाँ चलता हो। क्या डॉक्टर कहता है, आपका खून में कमी है। अब वो अपनी गलती थोड़ी ना देगा, कहेगा कि गर्म पानी से उसको थोड़ा है धोइए, उसको गर्म पानी से थोड़ा धोइए कपड़े से, तो वो अपनी गलती थोड़ी ना देगा, वहाँ पर गलती थी उसकी, लेकिन वो गलती नहीं देगा, वो कहेगा आपके ब्लड में थोड़ा कमी है। तो आप कभी ऐसा लगाइए, वो डॉक्टर लगाए अगर हवा सहित तो लगवाइएगा मत, नहीं तो फिर आफत हो जाएगी। हम बात कर रहे थे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन हिपैरिन की। इसका निर्माण लीवर में होता है, इसका निर्माण लीवर में होता है। और इन दोनों का क्या काम होता है, ये जहाँ भी हवा पा जाएंगे वहाँ पर थक्का बना देंगे, थक्का जमा देंगे। लेकिन अगर हवा नहीं पाएंगे, और हिपैरिन क्या करता है, हिपैरिन को अगर थोड़ी सी हवा मिल गई तो हिपैरिन मर जाता है। अगर कट गए और ब्लड के साथ में निकला तो हिपैरिन उसमें का ब्लड का मर जाता है। अगर हिपैरिन मर गया तो ये इन दोनों का राज होगा कि हाँ चलो जमा दिया। हिपैरिन क्या करता है, अंदर शरीर में ये तो दोनों जमाने पर तैयार होते हैं कि हाँ चलो जमा दिया जाए ब्लड को, और लेकिन हिपैरिन करता नहीं, हमारे एरिया में ऐसा नहीं होने का, हम नहीं जमने देंगे ब्लड को, जैसे हो तैसे रहो, अगर थोड़ा भी कहीं जमा दिया तो काट डालेंगे। अगर कहीं कट गए हम, हमारे चोट लग गई, तो क्या करता है, हिपैरिन में हवा लगते ही हिपैरिन मर जाता है। देखो भगवान कितना चालाक है, इतना इनको तो बना दिया, लेकिन हिपैरिन को इतना एक्टिव रखा भगवान, पता नहीं किस कॉलेज में पढ़ा था। हिपैरिन को ऐसा बनाया कि जब तक तुम्हें हवा नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही तुमको हवा मिल जाएगी तुम मर जाओगे, और जो है रक्त का थक्का बन जाएगा। अब हवा तभी मिलेगी जब चोट लगेगी या बाहर से हवा भरी जाए हमारे नसों में, तो तभी हवा मिलेगी। अब हिपैरिन को जैसे ही हवा मिलती है तो हिपैरिन मर जाता है, और ये दोनों क्या करते हैं, कहते बहुत बन रहा था चतुर, अब देखो हम रक्त का थक्का बना देंगे। अब ये दोनों रक्त के थक्का बना देते हैं, और यहीं से हमारी जो है समाप्त होता है ये टॉपिक। अब हम थोड़ा देते हैं नोट। अब मैंने यहाँ पर इतना कुछ लिखा, लेकिन सब कुछ यहाँ पर नहीं लिखा। अगर डिटेल से लिखेंगे तो इतना ना, तो कम से कम हमें 4 बोर्ड ऐसे लाने होंगे और उन पर एक तरफ से लिखना होगा। तो उसके लिए हाथों से लिखा हुआ, हमारे हाथों से लिखा हुआ आपको नोट्स मिलेगा, ये साइड में है। और आप वीडियो के लास्ट में थोड़ा रुक जाइएगा तो वहाँ पर लगा देंगे, और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से आप ये सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जितनी क्लासेस हुई हैं वो सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ में हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। थोड़ा सा मैंने वो इंग्लैंड वाला बता दिया ना, वो भी याद कर लीजिएगा कि इंग्लैंड के राजवंश में कौन सी आनुवांशिक बीमारी है, तो हीमोफीलिया याद रखिएगा। और जो है हीमोफीलिया में क्या होता है, चोट लगने पर ब्लड बंद नहीं होता है, वो ब्लड चलता ही रहता है। अगर उचित उसका इलाज ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आनुवांशिक रोग हैं, हीमोफीलिया वर्णांधता है अनुवांशिक रोग, उससे इससे रिलेशन नहीं है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि अनुवांशिक रोग ये जो वर्णांधता है, इसमें क्या होता है कि जो है हम रंगों का वर्णन नहीं कर पाते, जिसके भी वो अनुवांशिक रोग है वर्णांधता, तो वो रंगों का वर्णन नहीं कर पाएगा। अगर दिख रहा है पीला तो कहेगा सफ़ेद है, सफ़ेद दिखेगा तो कहेगा वो जो है काला है, तो ऐसा उसमें होता है। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही व्यूज़ तो खैर आते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइक करने के बजाय लोग डिसलाइक कर देते हैं। ये कितनी बड़ी गलत बात है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसे लाइक करने के बजाय डिसलाइक कर देते हो यार, बताओ कितनी शर्म की बात है यार। तुम लोग इतना मतलब गिर गए हो तुम लोग कि लाइक करने के बजाय तुम डिसलाइक, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, तब आप
डिसलाइक कर देते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ जो इस टॉपिक पर, बायोलॉजी की टॉपिक पर। और आपको जो है जितना मुझसे हो सकता है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके पास वो नॉलेज शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।